उबाठाचे प्रवक्ते आणि भांडूपचे भोंगे असे संजय राऊत यांनी शिवसेनाचे मुख्य नेते, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथजी शिंदे यांना उद्देशून एक स्टेटमेंट दिलेलं आहे. तो स्टेटमेंट म्हणजे महाराष्ट्रातील बळीचा एक बकरा आहे, तो खाटक्याच्या लाकडावर उभा आहे. संजय राऊत आणि त्यांचा पक्ष सध्या बकरा ईद साजरा करणाऱ्या लोकांबरोबर काम करत आहे. यामुळे त्यांना फक्त बकरा आणि बकरी दिसतात आणि यासाठी त्यांनी ह्याच प्रकारचा एक स्टेटमेंट दिलेला आहे. मी वाठावाल्यांना सांगू इच्छितो की एकनाथ शिंदेजी बकरा किंवा बकरी नाही, महाराष्ट्राचे वाघ आहेत, वाघ. आणि हा वाघ महाराष्ट्रात पूर्ण दमखमनी उभा आहे. महाराष्ट्राच्या लोकांचे कल्याण करण्यासाठी आणि शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी जो शिवसेना स्थापित केली त्या शिवसेनाला वाचविण्यासाठी तो वाघ दिन रात काम करत आहे. अशा शिंदे साहेब बद्दल संजय राऊत दररोज काही ना काही खोटी बातमी देतात आणि त्यांची खोटी बातमी एक दोन दिवसात असा सिद्ध होतो की बातमी एकदम खोटी होती. त्यांना मी सांगू इच्छितो, भांडूपच्या भोंग्याने मी सांगू इच्छितो की आम्ही गोवंश रक्षक आहोत. तुम्ही सध्या जो गोवंशी हत्या करणारी लोक आहेत त्यांच्या बरोबर तुम्ही उभा आहात. ज्या दिवसांनी तुम्ही काँग्रेस बरोबर युती केला त्या दिवसापासून तुम्ही विचार सोडलेला आहात आणि फक्त तुम्हाला बकरा ईद साजरा करणारे लोकांचा जो हित आहे त्याच्याबद्दल काहीतरी तुम्ही काम करता. असे संजय राऊत 2022 पासून काही ना काही खोटी बातमी पसरवत आहेत. जेव्हा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झालेत तेव्हा ते दररोज असं सांगत होते की सरकार पडणार, उद्या पडणार, परवा पडणार, एका महिन्यात पडणार, 2 महिन्यात सरकार पडते. असं प्रकारचे दररोज एक खोटी बातमी संजय राऊत कडून येत होता. पण सरकार पडलं का, हा एक मोठा प्रश्न आहे. त्या सरकारने एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात जो सरकार स्थापित झाली 2022 मध्ये, त्या सरकारने त्याचा जो कार्यकाल आहे तो पूर्ण केला. त्यानंतर निवडणुकी आली. निवडणुकीमध्ये महाविकास आघाडीच्या लोकांनी खूप मेहनत केला. शिंदे साहेबांना गद्दार सांगितलं. खोका सारखा एक नवीन नॅरेटिव्ह पसरविण्याचा प्रयत्न केला की खोका सरकार आहे. पण महाराष्ट्राची लोकांनी उलट उबाठाला गद्दार सांगितलं. 100 पेक्षा जास्ती सीटवर लढणारी उबाठा फक्त 20 सीट जिंकू शकली, म्हणजे 20% स्ट्राईक रेट आहे. जेव्हा रिझल्ट आला तेव्हा आमचा सहकारी पक्ष भारतीय जनता पार्टी त्यांना 100 पेक्षा जास्ती सीट मिळाली. आमच्याकडे त्यांच्यापेक्षा कमी होता. यामुळे एक अरेंजमेंट झाला आणि भाजपचा मुख्यमंत्री
आणि आमचे नेते उपमुख्यमंत्री झाले आणि त्यांनी स्वीकार केला. पण दररोज ही सरकार बद्दल खोटी बातमी संजय राऊत देतात. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये लोक ऐकतात आणि हळूहळू आता हे खोटी बातमी सम्राट झालेले आहेत. आम्हाला असा दिसतो. संजय राऊत माझे जुने मित्र आहेत, पण ज्याप्रमाणे ते दररोज काही ना काही उलटसुलट बोलत आहेत, त्याच्या आधारावर संपूर्ण महाराष्ट्रात त्यांची एक अशी इमेज झालेली आहे की ते एक मूर्ख माणूस आहे. आता सगळ्यात त्यांना मूर्ख सांगतात. त्यांना बहुतेक अभिमान वाटत असेल की त्यांच्या वक्तव्यावर, खोटी बातमीवर आम्ही रिएक्ट करतो. त्यांना बहुतेक असं वाटत असेल की आम्ही आता मोठा झालो, सगळे रिएक्ट करतात. पण मी त्यांना सांगू इच्छितो की आम्ही तुम्हाला दररोज एक्सपोज करतो. आम्ही दररोज महाराष्ट्रात लोकांना असं सांगतो की हे बघा कितना खोटारडा माणूस आहे. अच्छा, लोकांना पण आता हळूहळू असं वाटू लागलं आहे की संजय राऊत म्हणजे एक चुतियासारखा काहीतरी बोलतो दररोज, आणि त्यांच्या जो बातमी आहे कोणी सिरियसली घेत नाही. पण आम्ही घेतो आणि त्यांना एक्सपोज करण्याचा प्रयत्न करतो. आम्ही दररोज असा खोटा बातमीचा बहादूर माणूस जो आहे त्यांना एक्सपोज करणार, असा आमचा चॅलेंज आहे. काल भारताचे गृहमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते अमित शहाजी महाराष्ट्राचे दौऱ्यावर होते. छत्रपती शिवाजी महाराज यांची पुण्यतिथी निमित्त रायगडमध्ये ते रायगड किल्ल्यावर गेले होते. तिकडे एक मोठा कार्यक्रम होता. तिकडेच रायगडचे नेते, त्या विभागाचे खासदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष होते. सुनील तटकरेजीच्या घर आहे, निवासस्थान आहे. ते जेवणासाठी त्यांच्या घरी गेले. त्याच आधारावर आता खोटी बातमी लोक असा पसरवत आहेत की जो रायगडच्या पालकमंत्रीचा मुद्दा आहे त्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी ते गेले होते. असं काहीही नाही. जेवणासाठी जाणं एक भारतीय संस्कृती आहे. खास करून मित्रांच्या घरी जाणं, सहकारी पक्षाच्या नेत्यांच्या घरी जाणं एक भारतीय संस्कृती आहे आणि त्या संस्कृतीचं पालन करत गृहमंत्रीजी तिकडे गेलेत. चांगला केलं त्यांनी. पण आम्ही शिवसेनातर्फे स्पष्ट करू इच्छितो की पालकमंत्रीचा वाद अजूनपर्यंत आहे आणि या वाद मिटविण्याचा जो एक जबाबदारी आहे तो भाजपचे ज्येष्ठ नेते, जो केंद्रीय नेते आहेत त्यांच्यावर आहे. आमचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजीवर आहे. शिवसेनेला रायगडचा पालकमंत्री पाहिजे. आमच्या नेत्यांनी ठामपणे भाजपबरोबर चर्चाच्या दरम्यान सांगितलेलं आहे. कारण रायगडचे पालकमंत्रीचा पद पूर्वी आमचे उदय सामंत कडे होता. तटकरेजीची मुलगी फार ज्युनियर आहे आणि त्याच वेळी असा एक निर्णय झाला होता की भरत गोगावळे सारखे जो वरिष्ठ नेते आहेत आमचे आणि मंत्री आहेत त्यांना पालकमंत्रीचा पद दिला पाहिजे. पण काहीतरी एनसीपी कडून, राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून काहीतरी ऑब्जेक्शन आहे. तो ऑब्जेक्शन वर आम्ही चर्चा करू. पण शिवसेनेची भूमिका स्पष्ट आहे की रायगडचा पालकमंत्री भरत गोगावले त्यापदी त्यांची नियुक्ती झाली पाहिजे. आणि याबद्दल काल कुठल्याही मीटिंगमध्ये काही चर्चा नाही झाली. काही तक्रार आमच्या पक्षाकडून कोणाच्या विरोधात नाही झालेला आहे. तरीही वृत्तपत्रामध्ये असा उलटसुलट बातमी ते देत आहेत
याचा आम्ही निषेध करतो आणि खंडन करतो. सर, आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सह्याद्री अतिथीगृहावर केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली, अशी माहिती सूत्रांकडून समोर येते की निधी वाटपासंदर्भात काही फायली जे आहे ते त्याच्यावर सिग्नेचर होत नाहीये, राज्याच्या विकासाच्या कामं जे आहे ते पुढे जात नाहीये, ह्या विषयावर कसं होतं? माझी माहितीप्रमाणे गृहमंत्री साहेब बरोबर बैठकमध्ये कुठल्या प्रकारचे राजकीय विषयावर चर्चा नाही झालेली आहे. हा जो प्रशासकीय कामकाज आहे ते प्रशासकीय कामकाजवर आमचे उपमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बरोबर बसून चर्चा करतात. गृहमंत्री कधीही महाराष्ट्र शासनाच्या कामकाजमध्ये इंटरफेरेन्स करत नाही, दखल देत नाही. हिंदी में शुरू करूं? उबाठा के प्रवक्ता और भांडुप का भोगा संजय राउत ने शिवसेना के मुख्य नेता, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, उनको लक्ष्य करके एक स्टेटमेंट दिया है. वो स्टेटमेंट इस प्रकार का है कि महाराष्ट्र में एक बलि का बकरा है और वो बकरा कसाई के लकड़े पर खड़ा है. मैं संजय राउत को बताना चाहता हूं कि जब से आप लोग बकरा ईद मनाने वाले कौम के साथ प्रेम करने लगे हैं, तब से आपको सिर्फ और सिर्फ बकरा और बकरी ही दिखते हैं. इसलिए इन्हीं शब्दों का और इन्हीं प्रतीकों का प्रयोग आप अक्सर करते हैं. हम आपको बता देना चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे बकरा या बकरी नहीं, महाराष्ट्र के वाघ हैं, वाघ शेर हैं, जो पूरे महाराष्ट्र के लिए लड़ रहे हैं पूरे दमखम के साथ. जिस शिवसेना की स्थापना शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने की थी, उस शिवसेना को बचाने के लिए एकनाथ शिंदे जैसे वाघ दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं. आपने तो अपने शिवसेना कांग्रेस के हाथ में बेच डाली. आप मुस्लिम वोटों के लालच में बकरा ईद मनाने वाले और गोवंश की हत्या करने वालों के साथ हाथ मिला लिए. हम वो लोग हैं जो गोवंश के रक्षक हैं. आप जो लोग गोवंश का गोश्त खाते हैं, उनके साथ कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं. और बाला साहब जी ने जिस हिंदुत्व की स्थापना की थी और हिंदुत्व के विचारों के आधार पर शिवसेना का कामकाज चलाते थे, उन विचारों को पूरी तरह से तिलांजलि दे दी आपने. ऐसे संजय राउत मतलब रोज झूठ बोलने वाला एक इंसान, रोज झूठी खबर फैलाने वाला एक प्रवक्ता. जब 2022 में एकनाथ शिंदे साहब ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और फडणवीस जी ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और एक सरकार ने काम करना शुरू किया, तो संजय राउत रोज इस प्रकार का दुष्प्रचार करते थे कि सरकार कल गिरेगी, परसों गिरेगी, इस महीने गिरेगी तो अगले महीने गिरेगी. सरकार गिरी नहीं, बल्कि उनको अपना झूठ खुद चबाना पड़ गया. सरकार ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया, उसके बाद चुनाव आए और चुनाव के दरमियान महाविकास आघाड़ी की तरफ से एक जोरदार दुष्प्रचार शिंदे जी के खिलाफ शुरू किया. इनको गद्दार बताया गया. अब बोला गया कि करोड़ों रुपए में आमदार जो विधायक है वो बेचे खरीदे गए थे, उनकी खरीद फरोख्त हुई थी, उनको खोखा सरकार ऐसा नाम दिया गया. हमारे उस समय के मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक मुद्दे लेकर के काम करते रहे. आखिरकार चुनाव हुए और उबाठा के मुंह पे
महाराष्ट्र के लोगों ने, मतदाताओं ने जबरदस्त तमाचे जड़ दिए। जो 101 सीट पर चुनाव लड़े थे, ऐसे उबाटा के हिस्से सिर्फ 20 सीट आई, मतलब 20% का स्ट्राइक रेट। उनके सहयोगी तो और निपट गए। कांग्रेस पार्टी 16 सीट और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार सिर्फ 10 सीट। मतलब महाराष्ट्र के लोगों ने साबित कर दिया कि उद्धव ठाकरे गद्दार हैं। उन्होंने बाला साहब जी से गद्दारी की और उन्होंने, महाराष्ट्र की जनता ने, महाराष्ट्र के लोगों ने यह फैसला दिया कि शिंदे साहब ने 2022 में जो फैसला किया था वो सही था। बाला साहब जी की शिवसेना को बचाने का फैसला था, महाराष्ट्र के लोगों के विकास करने का फैसला था। ऐसे संजय राउत जो रोज रोज झूठ फैलाते हैं, ऐसे झूठी खबर फैलाने वाले को झूठी खबर का सम्राट करके एक दर्जा मिल गया है। मेरे पुराने मित्र हैं संजय राउत, फिर भी मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज पूरे महाराष्ट्र में आपको एक महामूर्ख के तौर पर लोग जानते हैं। आपको बड़ा गर्व होता होगा कि भाई मैं रोज बोलता हूं और उसके ऊपर लोग रिएक्ट करते हैं, तो मैं बहुत महान हो गया, आपको ऐसा लगता होगा। आप महान नहीं हुए। आप जो रोज झूठ बोलते हैं उसको मैं जिम्मेदारी समझ के महाराष्ट्र के लोगों के सामने आपको एक्सपोज करते हैं, आपको नंगा करते हैं। और आप कितने बड़े झूठे हैं यह बताने की हम कोशिश करते हैं। कितने बड़े रोज झूठ फैला फैला करके कैसे महाराष्ट्र में एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, इसके ऊपर हम अपना काम करते हैं। कल अमित शाह जी आए थे महाराष्ट्र के दौरे पर, रायगढ़ गए थे। वहां छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर थे। उसी रायगढ़ जिले में, वहीं पर उस लोकसभा क्षेत्र के सांसद, राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष श्री सुनील तटकरे जी का निवास स्थान है, इसलिए वहां वो स्नेह भोजन करने गए थे। एक बहुत अच्छी परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अगर अपने सहयोगी नेताओं के घर पर समय निकालकर भोजन करने जाते हैं तो इससे निश्चित तौर पर सहयोगी दलों के बीच एक और प्रगाढ़ रिश्ता बनेगा। लेकिन उस स्नेह भोजन के बहाने संजय राउत जैसे लोगों ने और तमाम मीडिया के लोगों ने इस प्रकार से दुष्प्रचार किया कि रायगढ़ जिले के पालक मंत्री के मुद्दे पर चर्चा होने वाली है और इस चर्चा में शिवसेना के खिलाफ कोई भूमिका होने वाली। मैं स्पष्ट कर दूं, शिवसेना रायगढ़ जिले के पालक मंत्री का पद चाहती है, मतलब चाहती है। इस बारे में निश्चित तौर पर अंतिम फैसला भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस करेंगे। लेकिन हम अपनी भूमिका एक बार फिर से स्पष्ट कर देते हैं कि जब पहले शिंदे जी मुख्यमंत्री थे तब रायगढ़ जिले के पालक मंत्री उदय सामंत थे। तटकरे जी की सुपुत्री अभी बहुत जूनियर है। तब यह तय हुआ था कि भरत गोगावले जब मंत्री बनेंगे तो उनको वहां का पालक मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन किन्हीं कारणवश मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया और गोगावले जी मंत्री नहीं बन पाए। इस बार बने हैं और इस नाते जैसे पहले हमारे पास रायगढ़ का पालक मंत्री पद था, वैसे ही इस बार भी शिवसेना के हाथ में रहना चाहिए और भरत गोगावले पालक मंत्री होने चाहिए। यह भूमिका शिवसेना की है। आखिर में एक बात कह दूं कि जितनी जानकारी मुझ तक आई है पार्टी की तरफ से, उस हिसाब से अमित शाह जी के साथ विभिन्न बैठकों में पालक मंत्री के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई है। किसी प्रकार की कोई बहुत राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। हां, प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन फैसला मुख्यमंत्री जी को करना है। केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का महाराष्ट्र शासन के रोज बरोज के कामकाज में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं देता। ऐसी भूमिका केंद्रीय नेतृत्व की रही है। कैबिनेट में बहुत जल्दी दंगे होने वाले हैं,
हंगामा होने वाला है पैसों को लेकर, आप लोग देख रहिए। ये संजय राउत का आज का नया झूठ है। कैबिनेट में इस प्रकार का कोई खून खराबा नहीं होने वाला। 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री, तीनों पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं महाराष्ट्र के, तीनों के बीच एक जबरदस्त सामंजस्य है। लेकिन जब 3 पार्टियां काम करती हैं तो किन्हीं मुद्दों के ऊपर मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन उन मतभेदों को आपस में बैठ करके वो दूर करते हैं। और उन मतभेदों को दूर करने का मतलब कोई मारामारी नहीं होती, खून खराबा नहीं होता, बल्कि 3 अलग अलग पार्टियों के पर्सपेक्टिव को साथ में रख करके एक रास्ता ढूंढने का प्रयत्न होता है। और इसी तरीके से सरकार चलती है और देश में राजनीति भी होती है। लेकिन एक दूसरे के साथ चर्चा करना यानी खून खराबा, यह सिर्फ उबाठा के लोग सोच सकते हैं, क्योंकि वो बकरा काटने वाले और गाय काटने वालों के आजकल दोस्त हो गए। कल अमित शाह जी रायगढ़ फोर्ट पे थे, उसको लेके संजय राउत ने कहा है कि अमित शाह पे एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से औरंगजेब की कब्र को समाधि करके वो संबोधित करते हैं और शिवाजी महाराज को शिवाजी करके संबोधित करते हैं, तो जितने भी शिव भक्त हैं उनकी जो भावना है वो हाथ की है। जहां तक मैंने जो सुना अमित शाह जी का भाषण, वह शिवाजी महाराज के बाल्य अवस्था के बारे में जो बोल रहे थे, उस दरमियान उनको शिवाजी कहा था। लेकिन जो लोग कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर बैठे हैं, जो लोग औरंगजेब क्लब के मेंबर हैं, जो लोग औरंगजेब को अपना आराध्य दैवत मानने लगे हैं, वो कम से कम अमित शाह जी के मन में छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति जो आदर है, उसके ऊपर सवाल उठाने की हिमाकत न करें। आप शिवाजी महाराज को भूल गए। आपके लिए वक्फ बोर्ड, मुल्ला मौलाना, बकरा और गोवंश के हत्यारे ज्यादा मायने रखते हैं। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य दैवत थे, हैं और रहेंगे। और यही वजह है कि उनकी पुण्यतिथि के मौके पर खास दिल्ली से चल करके हमारे गृह मंत्री आए थे। औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र के लोगों की आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है। अगर उबाठा वालों को इस कब्र से इतनी ऐतराज है, उनको भी लगता है कि कब्र गलत है, तो खुल करके बोले कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना में बैठे लोग जो इस कब्र को उखाड़ने के पक्ष में हैं, वो हमारा समर्थन करते हैं। वरना शब्दों के खेल में अपनी जो वैचारिक द्रोह है उसको छुपाने की कोशिश न करें। सर, आपने वक्फ बोर्ड का जिक्र किया। वक्फ एक्ट को लेकर वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी अड़ी हुई है कि वो वहां पे वेस्ट बंगाल में लागू नहीं होगा, उसको लेकर काफी हिंसा भी हुई है। ममता बनर्जी या कांग्रेस वाले या उबाठा वाले, आजकल नया फैशन बन गया है कि बात बात में संविधान लेके खड़े होते हैं, संविधान की लाल किताब दिखाने की कोशिश करते हैं और सरकार पर आरोप लगाते हैं कि यह सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है। आज भारत के संविधान में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के हिसाब से संसद के पास कानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार है। और जब संसद के दोनों सदनों में कोई कानून बन जाता है और राष्ट्रपति महोदया उसके ऊपर मंजूरी दे देती हैं, तो संविधान ये कहता है कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो कानून को लागू करें। तो ममता बनर्जी अगर संविधान का पालन करती हैं, संविधान के प्रावधानों का पालन करती हैं, तब यह कहना कि वक्फ कानूनों को वो लागू नहीं करेगी, संविधान का उल्लंघन करने वाली बात होगी। वो साफ साफ कहें कि परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान में उनकी आस्था है कि नहीं। अगर उस संविधान में उनकी आस्था है तो चंद मुस्लिम वोटों के लिए संसद द्वारा पारित कानून को नहीं लागू करने की बात वो कतई नहीं कर सकती हैं। लेकिन चूंकि अगले वर्ष पश्चिम बंगाल का चुनाव है और चुनाव की वजह से उनके ऊपर जो मुस्लिम लोगों का जबरदस्त दबाव है, बल्कि कल के प्रदर्शन में किसी मुस्लिम को बोलते मैंने सुना कि आज ममता बनर्जी की जो हैसियत है वह मुसलमानों की वजह से है। तो अगर इतनी
एकदम से ममता बनर्जी कमजोर हो गई है, निरीह हो गई है कि मुस्लिम वोटों के लिए वो भारत के संविधान के धज्जियां उड़ाना चाहती हैं, तो साफ साफ स्पष्ट करें और पूरे देश को बताएं कि उनको संविधान में भरोसा नहीं है। तो सामने में लिखा गया है कि ये लोग इस विधायक को पारित करके ऐसे कुछ हो रहे जैसे पाकिस्तान पर जीत हासिल कर लिया। हम इतने खुश नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस वाले, ममता बनर्जी, उबाठा वाले इस कानून को लेकर इतने दुखी हो रहे हैं। जिस तरीके से पूरे देश के मुल्ला मौलवियों ने वक्फ कानून को एक मुद्दा बना दिया है, भारत के संसद द्वारा पारित कानून को लागू करने के विरोध में जिस तरीके से खड़े हो गए हैं, और संजय राउत जैसे, उबाठा के नेता जैसे, कांग्रेस वाले जैसे, सपा वाले जैसे और ममता बनर्जी जैसे लोग जिस तरीके से इस कानून के खिलाफ अपनी वेदना व्यक्त कर रहे हैं, अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं, उससे यह स्पष्ट होता है हम खुश नहीं है, आप ज्यादा दुखी हैं। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि देश में 9 लाख एकड़ जमीन का सही ढंग से प्रबंधन होना चाहिए। वक्फ के नाम पर जो लूट चल रही है वो लूट खत्म होनी चाहिए। वक्फ के नाम पर जो मुल्ला मौलाना गरीब मुसलमानों को सता रहे हैं, उनकी जमीन हड़प रहे हैं, और वक्फ का जो बुनियादी काम है मुस्लिम विधवाओं को मदद करना, गरीब बच्चों को पढ़ाई करना, उनका इलाज कराना फ्री में, ये सारा काम वो नहीं कर रहे। सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, कहा कि वक्फ के पास इतनी प्रॉपर्टी है जिसका सही ढंग से अगर संचालन किया जाए तो हर वर्ष वक्फ की कमाई 12,000 करोड़ रुपए होगी। आज दुर्भाग्यवश 200 करोड़ भी नहीं होता। तो पैसा जाता कहां है? ये पैसा सही ढंग से गरीब मुसलमानों के हित में इसका इस्तेमाल हो, इसके लिए कानून लाया गया, जिसके ऊपर आंसुएं बहा रहे हैं उबाठा वाले, ममता बनर्जी और कांग्रेस वाले। मुर्शिदाबाद में जिस तरह की हिंसा हुई है उसमें 3 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में हिंदू परिवार मुर्शिदाबाद छोड़ने के लिए हो रहा है, क्या कहना? जब तक ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहेंगे तब तक पश्चिम बंगाल का हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मुर्शिदाबाद जैसी घटनाएं आइंदा न हो और मुर्शिदाबाद के हिंदू पलायन न करें, पश्चिम बंगाल के हिंदू सुरक्षित रहें, तो एकमेव उपाय है कि ममता बनर्जी की सत्ता उखाड़ कर फेंकनी चाहिए। सामना में सर बाबा कामेश्वर धाम अंधेरी में है, उनको लेकर कहा गया है कि वो मोदी जी ने छोटा भाई बुला रहे हैं और साथ ही वो बोल रहे हैं कि हिंदू के लिए एक अलग गांव बसाना चाहिए। हिंदू के ब्रांड एम्बेसडर है, ऐसा उन्होंने उन्होंने रेफर किया है। उनका इस्तेमाल करके भाजपा हिंदुत्व का एक अलग एजेंडा बना रही है, अलग देश गांव बनाने की बात कर रही है, तो उनके ब्रांड एम्बेसडर है और उनको मोदी जी छोटा भाई भी कहते हैं। छोटा भाई इसमें गलत क्या है? अगर बागेश्वर धाम के नौजवान बाबा हिंदुओं के रक्षण के लिए, हिंदुओं के हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री जी या हम सब उनका समर्थन करते हैं। ऐसे नौजवान बाबा को पलकों पर बैठाकर चलना चाहिए जो पूरे हिंदुस्तान में हिंदू समाज के हितों की रक्षा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सर आज शिवसेना यूपीटी द्वारा एक क्लास का आयोजन किया गया है जिसमें प्यार से मराठी सिखाने की बात जो है वो कही गई है। आज शिवसेना यूपीटी द्वारा मराठी सिखाने के लिए एक क्लास का आयोजन किया गया है। मनसे का जो रुख रहा है आक्रमक, उसके बाद प्यार से मराठी सिखाने की क्लास मराठी सिखाएगा। ये तो मैंने बहुत पहले कहा था जब मनसे वाले मराठी भाषा बोलने की आग्रह को लेके, जिद को लेके, जब यहां के गैर मराठी भाषियों पर हमला कर रहे थे, और तब किसी बैंक ऑफिसर को या किसी शॉपिंग मॉल में काम करने वाले कर्मचारी को या किसी वॉचमैन को जब मार रहे थे, तब मैंने कहा था कि बिल्कुल महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोलने का आग्रह होना चाहिए, तमाम कामकाज में मराठी भाषा को प्राधान्य मिलनी चाहिए, प्राथमिकता मिलनी चाहिए, लेकिन इसके लिए मारामारी करना कोई
पर्याय नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तब मैंने मनसे वालों को कहा था कि अगर इतना आपके मन में आग्रह है कि सभी लोग मराठी बोले तो आप मराठी भाषा सिखलाने के कोचिंग सेंटर शुरू करिए। मुझे लगता है मेरे बयान से मनसे ने तो कुछ प्रेरणा नहीं ली, उबाठा वाले को थोड़ी प्रेरणा मिल गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि मनसे वाले जो उत्तर भारतीय और गैर मराठी भाषियों पर हमले करते हैं उनकी निंदा और निषेध करने में भी थोड़ा उबाठा वाले आगे आए। सर, वक्त को लेकर सामना में संजय राउत ने लिखा है कि नीतीश कुमार का अंत हो जाएगा आगामी विधानसभा चुनाव में। जिस तरह का रुख उन्होंने अपनाया उसके बाद भाजपा ने नीतीश कुमार नाम का जो काटा है उसको हटा दिया है, क्या करें? ये सामना वाले और उबाठा वाले महाराष्ट्र चुनाव से पहले बोलते थे कि एकनाथ शिंदे का अंत हो जाएगा, महायुति की सरकार चली जाएगी। हुआ उल्टा, वो एकदम से जमीन पर चारों खाने चित्त पड़ गए। तो ऐसे में बिहार का राजनीतिक समीकरण क्या है, बिहार के नतीजे क्या होंगे, सामना के दफ्तर में बैठ करके संजय राउत सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। उनके पास कोई वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई सर्वे करने वाली एजेंसी है क्या? वो बिहार जाकर के लोगों से मिलके आए हैं? तो ये जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है वो बोलता भी और सामना में झूठ लिखता भी है। ऐसे झूठ की हम परवाह नहीं करते। हाँ, पूरे महाराष्ट्र को बताना चाहेंगे कि इस झूठे से सावधान रहो।